हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फ्रिक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया और इंक्लाइंड प्लेन से रिलेटेड बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेस्ड होता है इन सारे टॉपिक्स पर। लेकिन कुछ भी यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे ना, ये लेक्चर हो और आगे के जो भी लेक्चर्स है, बहुत सारा टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब के अंदर ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, वो जड़ वाला जो कॉन्सेप्ट वो लेक्चर नंबर 1 में कंटेंट है। तो उसको अच्छे से देख के रखिएगा ताकि आगे चीज़ें जो है बहुत अच्छा से समझ में आए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो सवाल है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोग कहते किसको हैं, और अगर उसको कहते हैं तो उसी को एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्यों कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, तो क्यों वाला चीज़ जो है समझ में आना चाहिए। देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को ना मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ बच्चों। ठीक है, देखो लेट कोई ब्लॉक है 10 kg, लेट कोई ब्लॉक है 10 kg और ना कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 दे के रखा है। ठीक, तो यहाँ पर पता है कि नीचे देखो ब्लॉक का लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड देगा। ब्लॉक रेस्ट पर है तो n इक्वल टू हो जाएगा mg, मास है 10 kg, I इंटू जी 10 ले लेते हैं तो 100 न्यूटन। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल रिएक्शन निकल गया तो वो तो फिक्स्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन सबसे पहले जैसे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया, हम ये निकालते हैं कि ये ब्लॉक जमीन से बंधा हुआ कितना से है, और वो कौन बताता है, FL होता है म्यू एस एन। म्यू एस है 0.5, n है 100, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, FL। करते क्या है, तीन चीज़ से समझते हैं जरा, दो तीन चीज़ें कि बंधा हुआ ये 50 न्यूटन से है जमीन से, मैं लगाता हूं 1 न्यूटन, क्या ये ब्लॉक चलेगा? सोचो, क्या ये ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा, हमने इधर से खींचा नहीं चला, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन लग गया होगा। किधर? पीछे की ओर लग गया होगा। कितना लगा होगा? 1 ही न्यूटन, क्योंकि ब्लॉक जब नहीं चलता है तो लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं लेक्चर 1 से। ठीक, अब लगाता हूं मैं लेट इट बी 20 न्यूटन, ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जमीन से बंधा हुआ उससे कम लगा रहा है, चला ही नहीं चलेगा, तो फिर यानी कि फ्रिक्शन पीछे लग गया होगा उतना ही, कितना, 20 न्यूटन। नेक्स्ट, अब हम लोग खींचते हैं एकदम बाउंड्री कंडीशन, लेट इट बी 50 न्यूटन से। अब क्या होगा, ब्लॉक चलने को होगा, एकदम बाउंड्री पे लगा दिए, चलने को होगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, लेकिन चल नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन इसका मतलब पीछे लगा दिया हो, कितना से, 50 न्यूटन से ही। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तीनों को देखिए जरा, यहाँ से एनालिसिस करते हैं बच्चों। ये है नॉर्मल रिएक्शन, इसका डायरेक्शन है फिक्स, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है, फिक्स्ड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लग रहा है 100 न्यूटन का। लेकिन तीन अलग अलग केसेस में क्या हुआ, फ्रिक्शन कितना कितना लग रहा है, कांटेक्ट फोर्स है। एक बार फ्रिक्शन लग रहा है 1 न्यूटन, एक बार फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन, और एक बार फ्रिक्शन लग रहा है कितना से, 50 न्यूटन से। ठीक है, देखो होता क्या है, जैसा ही फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, हम देखते हैं कि ये भी कांटेक्ट फोर्स है, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, किधर, ये दोनों के बीच में कहीं लगेगा। सिंस इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स हम कह सकते हैं कि एकदम, है ना, ऐसे होगा। कहीं एक आंधी इधर चले, एक आंधी इधर चले, हम उड़ जाएंगे किधर, जिधर ज़्यादा आंधी का आंधी का जो फोर्स है ज़्यादा, उस साइड उड़ जाएंगे, तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये बढ़ गया 20, तो अब रिजल्टेंट है ना इस तरफ ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं इधर आएगा, बढ़ेगा। ये फ्रिक्शन और बढ़ा तो रिजल्टेंट और बढ़ गया। देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ता है ना, तो कुछ हमको नजर आ रहा है चेंजेस। क्या नजर आ रहा है, यहाँ नॉर्मल तो फिक्स है, लेकिन ये एंगल अगर देखोगे नॉर्मल से इधर हो जाता है, नॉर्मल से और एंगल बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं जैसे ही फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता है, एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल है वो भी बढ़ रहा है, और वो कौन सा है, नॉर्मल से है रिजल्टेंट के, मतलब नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच वाला वो एंगल बढ़ते जा रहा है। इसीलिए जो है ना हम लोग बोलते हैं ये कैसा एंगल है, बोले ये डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन पर, तो बोल देंगे इसका नाम ही हो गया एंगल किसका है, तो बोले एंगल फ्रिक्शन का एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और होना ही चाहिए। आप एक काम करो, फ्रिक्शन ही हटा दो, तब फ्रिक्शन जब हटा दोगे ना तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक ही नॉर्मल रिएक्शन लगते रहेगा, तो थीटा भी क्या हो गया, 0। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो क्या जाएगा, इट विल बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ ये फ्रिक्शन एंड इतना। लेकिन अब पता चले कि ये थीटा जो है बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, लेकिन डिफाइन किसके साथ करते हैं, जब लिमिटिंग लगता है। कौन लगता है, लिमिटिंग। बोलोगे सर क्यों,
इसलिए जैसे कोई भी ब्लॉक रखा हुआ जमीन का ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब दे देता है ना 0.5, तो यहाँ से हमको बहुत चीज पता चलता है। एक कलम का दाम अगर बता देता है ना 10 रुपया, बड़ा काम वाला चीज है, लेकिन ठिप्पी का बताए, ढक्कन का बताए, इस मटेरियल का बताए तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक कलम का बता दो, हाँ कितना है इसका, 1000 रुपया, अच्छा ठीक, चलो बहुत कुछ समझ में आता है। ठीक वही चीज म्यूएस दिया, पता चल जाता है कि एफएल निकाले थे कि जमीन से कितना से बंधा हुआ है, उससे कम लगाएंगे तो नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो चलेगा, एनालिसिस है। ठीक एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या है, बाउंड्री कंडीशन से जो है ना एक थीटा निकला है ना, फ्रिक्शन बाउंड्री वाला लिए तो थीटा, इस थीटा से पता चल जाएगा कि ओ इससे कम होगा तो क्या, इससे ज़्यादा होगा तो क्या, इसीलिए डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, हर चीज के पीछे ना फिजिक्स में बच्चों रीजन है। मैं तो बस देखो एक ही चीज बोलूंगा, बस जरूरत क्या है ना, कहीं किसी को 5 मिनट में समझ में आ जाता है, किसी को 10 मिनट में, किसी को हो सकता है 1 मिनट में, बस टॉपिक को, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि ठीक है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो अगर पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये एफ एल हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन है एन। तो इस ट्रायंगल के अंदर थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर 90, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस, तो देखो tan थीटा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। एफ एल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन, ये एन ऐसे ऐसे, तो ये हो गया म्यू एस। यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर हमसे कोई पूछ दे थीटा बराबर क्या होगा, तो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स म्यू एस, tan इनवर्स म्यू एस। और tan इनवर्स म्यू एस बस दे करके रखे सरफेस का, तो हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेंगे। यानी कि देख लो ये भी बाउंड्री कंडीशन था, एंगल भी कैसा आएगा, बाउंड्री कंडीशन वाला ही आएगा। और इनवर्स किसी भी चीज का बिना कैलकुलेटर के बस कुछ ही सेकंड में हम निकाल सकते हैं, जो कि वेक्टर्स के अंदर मैंने आपको बताया था वो ट्रिक। ठीक है, जिसे बिना कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पर जरूरत जब पड़ेगा तो हम तो निकाल ही लेंगे। देखिए ये वही है बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं कि किसको, इट इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ, किसका रिजल्टेंट है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। इसको थीटा से ही डिनोट करते हैं। डिपेंड किस पे करेगा, तो एक तो मटेरियल पर और दूसरा है नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट, क्योंकि पता है कि दो कांटेक्ट फोर्स का ही रिजल्टेंट और इसके बीच का है, कौन सा मटेरियल दोनों सर्फेसेस से कांटेक्ट में है, तो वही सब चीज़ पे अंडरस्टूड भी है। लोहा है कि रुई कांटेक्ट में है, कितना से दबाएगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो सब चीज़ तो यानी कि सेम। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, या इसको क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है, दोनों चीज़ देखो। लेट जैसे कि एक सरफेस है, एक कोई ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, देखो मैं रखता हूँ इसको ऐसे प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे बना करके, ठीक है, क्या होगा, ये स्लाइड कर रहा है क्या, नहीं। अब मैं थोड़ा सा ढलान बढ़ाता हूँ, ऐसे मैंने टिल्ट किया, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया, कुछ इंक्लाइंड प्लेन जैसा फील आ रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। अच्छा थोड़ा और बढ़ाता हूँ, लो अभी भी नहीं गिर रहा है, थोड़ा और बढ़ाता हूँ, अभी भी नहीं गिर रहा है, थोड़ा और बढ़ाता हूँ, अभी भी नहीं गिर रहा है। यानी कर क्या रहे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ये भाई साहब जो है ना गिर ही नहीं रहे। अच्छा हाँ, अब जा करके गिरा, यानी एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है सच दैट ए बॉडी केप्ट ऑन इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, बाउंड्री कंडीशन वाला। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन वाला एंगल है वेयर एन ऑब्जेक्ट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन, उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग, क्योंकि उसी एंगल पर बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट किया। तो ये हो गया थोड़ा समझ में आने वाला एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये हाई लेवल है नहीं समझ में आता है, इंग्लिश हो गया ये एंगल ऑफ रिपोज। क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज। यानी अब सोचो, मैं आपको केसेस बताता हूँ, उसको डिनोट करते हैं उसको फाई से, क्रिटिकल एंगल है फाई। फाई से अगर ग्रेटर एंगल हो गया तब क्या होगा, तब तो स्लाइड करेगा ही, और अगर जो स्टैंडर्ड एंगल से अगर कम होगा तो नहीं स्लाइड करेगा। बस इतनी चीज़ है जो हम लोग को देखना है। देखो जरा एक एग्जांपल से थोड़ा सा कुछ ऐसे देखते हैं। लेट थीटा ऐसा है, तो यहाँ पर बोले जो भी केस आप लोग को करके दिखा, लेट यहाँ पर क्या था, नो स्लाइडिंग। हमने थीटा क्या किया और बढ़ाया, लेट नो स्लाइडिंग। लेकिन एक थीटा ऐसा पर्टिकुलर था, उसको हम बोल रहे हैं फाई, तो बोलेंगे हियर जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड। तो जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड जब बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है, बाउंड्री कंडीशन ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, उससे नैनो लेवल में भी आप थोड़ा सा भी ग्रेटर किए तो स्लाइड करना स्टार्ट है, वो मतलब होता है। ठीक है, ये अब देखो, जब आप थीटा ऐसा है, हमको पता है कि नीचे जो खींचने वाला फोर्स है mg sin थीटा, वो लगना स्टार्ट हो गया,
यानी कि फोर्स लगना अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन स्टार्ट हो गया लगना, तो इसको तो गिरना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि नहीं गिरा, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे रोक करके रखा होगा। जब भी किसी ब्लॉक को, एकदम लेक्चर 1 का कॉन्सेप्ट बेसिक, खींचे ब्लॉक नहीं चला, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के ही बराबर। डायरेक्शन कैसा होगा? हम खींचे इधर, वो लगा दिया होगा अपोजिट डायरेक्शन में, नहीं चला। ठीक, जब चलने लगेगा तब तो पता है काइनेटिक। तो हमने खींचा, यानी थीटा बढ़ाने से देखो होता क्या है बच्चों, जब आप थीटा बढ़ाते हो ना, साइन थीटा बढ़ता है, साइन 0 साइन 30.5 साइन 45.707 1/√2 वैल्यूज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो साइन थीटा बढ़ा तो भैया mg साइन थीटा भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, FL जो है ये कितना जमीन से बंधा हुआ है, देखो FL वो होगा μs इंटू n बच्चों कितना होता है? mg cos थीटा इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है, जानते हैं। तो ये है μs mg cos ऑफ थीटा, ये है। हम जानते हैं कि अगर थीटा जब बढ़ाते जाते हैं ना, cos थीटा क्या होते जाता है? घटते जाता है। cos 0 1 cos 30√3/2 यानी बढ़ना चालू हुआ। ठीक है, तो सॉरी बच्चों, वैल्यूज देखो, एंगल हम बढ़ा रहे हैं, वैल्यूज क्या हो रहा है? घट रहा है। cos 0 पे है 1, cos 30 पे √3/2 0.86, वैल्यूज क्या हो रहा है? घट रहा है। थीटा बढ़ा रहे हैं, वैल्यूज घट रहा है। ये घटा तो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होगा? घटेगा। यानी गजब हो गया। जब हम थीटा बढ़ाते जाते हैं तो ये वाला खींचने वाला फोर्स जो है ना वो बढ़ते जा रहा है। अच्छा, और जिससे जमीन से बंधा हुआ है वो फोर्स घटते जाता है। तो भाई तो कंफर्म हो गया कि एक ऐसा जगह आएगा कि जमीन से बंधा हुआ वाला फोर्स घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो स्लाइडिंग स्टार्ट ही हो जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन वाला जगह को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये मैथमेटिकली हो गया कि कैसे। ठीक है, तो जब बाउंड्री कंडीशन लगेगा, यहाँ देखो ये खींचे नहीं चला तो पीछे लगा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जब ऐसे और बढ़ाए होंगे तो ये और बढ़ा होगा, नहीं चला तो पीछे कौन लगा होगा? स्टैटिक। ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पे एक ऐसा है एंगल, उस एंगल को बोल दिए mg, मतलब ये फाई, तो mg साइन फाई इधर लगेगा। वहाँ पर क्या ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है तो कौन सा लग रहा होगा? पीछे। अब स्टैटिक ना बोल करके क्या बोल देंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देंगे। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन को पता है तो स्टैटिक है, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये तो यहाँ से हम लोग ना एंगल ऑफ रिपोज देखो कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। ये है क्या? फाई, ये क्या है? फाई। इधर क्या लगा? mg साइन फाई, और इधर क्या लग जाएगा? FL। तो नो स्लाइडिंग, यानी इधर और उधर का क्या हो जाएगा? फोर्स हम लोग कर देंगे बराबर। तो mg साइन फाई जो होगा ये हो जाएगा FL के बराबर। पूरा इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसा ही कुछ चलते रहेगा। FL μs इंटू होता है n बराबर mg cos फाई। पता है, देखो इधर लगता है mg cos फाई। ये सब तो अब बहुत प्रैक्टिस हो गया हम लोग का, है कि नहीं? मेरा नहीं है, सब लोग का। हाँ इधर n, सिंस इधर मोशन नहीं हो रहा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। देखो उड़ाओ mg साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई इक्वल टू आ रहा है म्यू एस। फिर से यहाँ से क्या आ गया पता है? टेन फाई इक्वल टू आ गया म्यू एस। ये भी कहीं ना कहीं बाउंड्री कंडीशन से ही क्या है? रिलेटेड है। अगर बोलेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालने, क्या कर देंगे? टेन इनवर्स म्यू एस। यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कभी म्यू एस लिखा हुआ हो तो आप उस एंगल को निकाल सकते हो जिससे कोई ऑब्जेक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, वो सारा चीज़ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यही चीज लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। मिनिमम वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि उस जगह पर जस्ट स्टार्ट, उससे ऊपर करेगा तो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल सच दैट ए बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, उसको फाई से डिनोट करते हैं। ये भी किस पर डिपेंड करेगा? कौन सा मटेरियल कांटेक्ट में है एंड नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कांटेक्ट, क्योंकि सब कुछ फ्रिक्शन और ये सब तो आ ही रहा है उसमें, नॉर्मल रिएक्शंस। ये देखिए जरा, थीटा इक्वल टू जब फाई हो जाता है तो हमने देखा बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, तो थीटा ग्रेटर देन फाई होगा तो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, कंफर्म है। स्लाइडिंग टेक्स प्लेस तो बॉडी इज इन मोशन, थीटा इक्वल टू फाई होगा, जस्ट स्टार्ट्स है, बॉडी इज एट रेस्ट। तो सबसे पहले यहां से समझते हैं कि बॉडी जब रेस्ट में है बाउंड्री कंडीशन पर, उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? FL के बराबर, और वो हो जाएगा म्यू एस कितना? N। यहां पर अगर हम लोग बात करें, चलो एक करके देखते हैं। थीटा ग्रेटर देन फाई, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, चलने लगा
तो बॉडी इज इन मोशन, फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। हम लोग जानते हैं ये होता है म्यू के इंटू एन, तो कौन सा फ्रिक्शन कब लगेगा ये पता चला। यहां देखते हैं थीटा लेस देन 5 ना चली तो नो स्लाइडिंग, बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी नहीं चलता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक। और स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हम जानते हैं स्टैटिक किसके बराबर हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है जब ब्लॉक नहीं चलता है तो। ठीक है, तीसरा देखो, जब नहीं ही चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ऑफ द ब्लॉक, 0। ये बाउंड्री कंडीशन पर है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर सिंस चल रहा है तो एक्सेलरेशन विल बी प्रेजेंट, है ना, एक्सेलरेशन विल बी प्रेजेंट। और वो निकालने के लिए हम लोग निकाल लेंगे नेट फोर्स इक्वल टू, अभी मैं आगे बताता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये बच्चों रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये अक्सर जो है ना आप लोग के स्कूल में सवाल पूछा जाता है, मतलब बोर्ड स्कूल के लिए हो गया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमने देखा एंगल ऑफ रिपोज हमने देखा, बोलता है कि प्रूफ दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज दोनों आपस में बराबर है। तो बोले कैसे, अभी हमने देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा बराबर आया था म्यू एस, थीटा बराबर क्या था, tan इनवर्स म्यू एस, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। फिर इधर भी देखें कि tan फाई निकाल रहे हैं तो ये भी म्यू एस के बराबर आया, यानी फाई बराबर tan इनवर्स यहाँ पर म्यू एस होगा। दिस इज इक्वेशन 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से ये भी वही वो भी वही, हेंस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, फाई। तो ये एक प्रूफ टाइप में चला जाता है बच्चों। ठीक है, क्या है, एक प्रूफ के लिए कि बताओ कि दोनों जो है ना एंगल इक्वल होता है। नेक्स्ट, अब यहां देखते हैं सवाल एक सबसे एक करके। ब्लॉक जो है 4 kg इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। बोलता है कि ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम्स 37 डिग्री। 37 डिग्री जब इसका हो जाता है ना तो ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन। ये न्यूमेरिकल कह रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हमेशा कॉपी वाला है ना याद करना है ऐसे करके। जस्ट स्टार्ट्स यानी वो एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग है, यानी एंगल ऑफ रिपोज है। तो हम कह सकते हैं मेथड 1 जो है बच्चों वो मैं आप लोग को कैसे बता रहा हूँ पता है, कॉन्सेप्ट से। और एक और मेथड आप लोग को बताऊंगा मेथड 2, वो है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड वाला पहले चलो देख लेते हैं। अच्छा ठीक, ऐसा करें क्या, चलो डायरेक्ट मेथड पहले देख लेते हैं। क्या है, पहले देख लेते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट ही बता देता हूँ, डायरेक्ट मेथड बाद में बताऊंगा बाय कॉन्सेप्ट। ठीक, तो सवाल से हम देखें कि भाई ये जो 37 डिग्री है वो क्या है, 37 डिग्री वो है एंगल ऑफ रिपोज, वहां पर जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइडिंग डाउन। इन जो है क्वेश्चन दिया हुआ मेरे को क्या है, थीटा बराबर जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो है 30 डिग्री। सिंस हम जान रहे हैं कि ये लेस देन 37 डिग्री है जो कि है एंगल ऑफ रिपोज। अभी हम देखें एंगल ऑफ रिपोज से जब कम होगा तो ब्लॉक डू नॉट स्लाइड, यानी नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस, नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस। जब नो स्लाइडिंग टेक्स प्लेस तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना हो जाएगा, 0। ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं। और फ्रिक्शन की बात करें, नहीं चल रहा है तो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर। यही सब लेक्चर 1 के अंदर जो मैं बोलता हूँ ना बार बार, वो यही है कि बेसिक चीज़ जो है हमेशा। तो यहाँ से क्या किए, डायरेक्ट निकालिए, जो दिया ठीक है उसे ग्रेटर लेस ऐसे किए, ऐसा हो गया। यहाँ पर नीचे 30 डिग्री जब था तो कितना लग रहा था, mg sin 30, यानी कि 4g sin 30 कितना आ जाएगा, 4 इंटू जी है 10 sin 30 1/2, 2 जाए 4 यानी कि 20 न्यूटन। अप्लाइड इधर लग रहा है, ब्लॉक चल नहीं रहा है तो पीछे लग जाएगा फ्रिक्शन जो कि होगा स्टैटिक, और वो हो जाएगा अप्लाइड के बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। हेंस फ्रिक्शन इन दिस सवाल विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। ये हुआ ना कि डायरेक्ट, ये तो जैसे समझा रहा हूँ इसलिए सब चीज़ लाइन लिख रहे हैं बच्चों, है ना, एक एक चीज़। आप करोगे तो क्या धड़ाक से कर दोगे, 37 से कम है नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन हो गया स्टैटिक, कितना mg sin थीटा जो अप्लाई हो रहा होगा, कहानी खत्म, ऐसी आंसर आ गया। ठीक, लेकिन करना क्या है ना, हमेशा इस तरह का जो है ना आप वेरिएशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है हर तरह, मतलब डायरेक्ट। ऑलवेज we will go by concept, always we will go by concept, always use this। ये एक बात मैं आप लोग को बताता हूँ, खुल करके बताता हूँ, बिना लाग लपेट के कुछ भी। फ्रिक्शन एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है पूरा फिजिक्स का जिसमें कि
आपको कॉन्सेप्ट पकड़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर्मूलास धरा का धरा रह जाता है, कुछ भी नहीं हिला पाओगे सवाल को, बहुत मुश्किल है। कॉन्सेप्ट बहुत पकड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी टाइप आप देखोगे ना उसमें पहले कॉन्सेप्ट से ही सब कुछ होता है, उसके बाद हम पता करते हैं ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, एक तो बोलोगे सर आप तो बहुत सारा जगह पर शॉर्ट ट्रिक बताते हो, यहाँ क्या कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं बाद में शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ बच्चों। जब सवाल बड़ी लेंदी हो जाए तो फ्रिक्शन के अंदर ना 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक वाला सिस्टम जो है ना अक्सर क्या थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, वहाँ पर ट्रिक देख लेंगे, लेकिन बाद में तो बिना कॉन्सेप्ट के फिजिक्स चलता ही नहीं है। ठीक है एकदम, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये हमेशा यूज़ करना है। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट? लेक्चर 1 का कॉन्सेप्ट चलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 30 डिग्री है, ये गिर कितना से रहा है, तो 4g sin 30 अभी हमने देखा कि ये 20 न्यूटन आया। हम पता करना चाहते हैं कि भाई ये जमीन से कितना से बंधा हुआ है, तो वो FL बताता है। FL होता है μSn। ठीक है, पहले निकालेंगे हम ये, यहाँ पर आएगा mg cos थीटा। म्यूएस कितना है? म्यूएस दिया हुआ ही नहीं है, तब क्या करें? तो अब हम जानते हैं कि भैया tan जो है ना फाई वो होता है म्यूएस। क्या सवाल के अंदर दिया हुआ था? क्या सवाल के अंदर मेरे को फाई दे के रखा था? क्या चीज़ दे के रखा था? फाई। तो बोलेंगे कि tan 37 डिग्री जो है वह है क्या? म्यूएस। 37 का हैबिट बना लीजिए, 37 है तो 3 के सामने 3, तो ये 4 5, ये हो जाता है 53। कैसे? 5 3 53। ठीक, हमेशा निकाल सकते हैं हम लोग। tan 37 परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि 3/4, ये हो गया म्यूएस। क्या हो गया? म्यूएस। म्यूएस आ गया 3/4, m है 4 kg, g है 10, cos 30, इसको क्या मैं यहाँ लिख ही देता हूँ बच्चों, है ना, cos क्या है? 30, जो सवाल में दिया हुआ है ना डायग्राम में। ठीक है, उसका यूज करने वाले हैं। तो म्यूएस mg cos 30, cos 30 कितना हो जाएगा? √3/2। कुछ उड़ा क्या? ये उड़ा, 2 5 10, यानी आ रहा है 5 3 15 √3। दिस इज FL। दिस इज क्या है? FL। तो जो खींचने वाला फोर्स है वो है 20 न्यूटन। जमीन से कितना से बंधा हुआ है? वो है 15√3, यानी दोनों में से बड़ा है कौन? पहले इसको पूरा तोड़ करके निकाल लेते हैं, है ना। 15√3 1.7 लेट इट भी। ठीक है, तो 17 5 85 5 8 17 17 8 8 7 15 25। ठीक है, यानी कि 25.5 न्यूटन जो है ना वो क्या लग रहा है पता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जमीन से बंधा हुआ है मतलब उस सरफेस से 25.5 न्यूटन से, खींच कितना से रहा है? 20 न्यूटन से। ब्लॉक चलेगा? नहीं चलेगा। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का मैं जिक्र करता हूं हमेशा। हाँ, तो बोलेंगे सिंस जो खींचने वाला फोर्स है ना mg sin थीटा इज लेस देन है FL, लेस देन, ये कितना है? 20, ये वाला कितना है? 25.5। सिंस लेस है, नो स्लाइडिंग। नो स्लाइडिंग, जैसे ही पता चला नो स्लाइडिंग, एक्सेलरेशन तुरंत खटाक से हो जाता है 0। फ्रिक्शन कौन सा लग जाता है? स्टैटिक। स्टैटिक किसके बराबर होता है? अप्लाइड के बराबर। और अप्लाइड यहाँ पर कौन है? mg sin 30 है, जो कि कितना न्यूटन है? 20 न्यूटन। ये हुआ ऐसा, लिख लो बढ़िया सा। बोलोगे सर इतना कर करके हम लोग सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करके करेंगे। फ्रिक्शन पार्ट ही जो है ना फिजिक्स का अलग तरीका का है बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही होगा। करना क्या है? हमेशा एक ही चीज तो करते हैं, सवाल में जो देना है दे दो भाई, जो देना है फ्रिक्शन में सवाल में दे दो। हम क्या करेंगे? पहले निकालेंगे जमीन से कितना से बंधे हुए हो। इसीलिए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो अंग्रेजी डेफिनेशन हटा करके मैंने हिंदी में लिखा कि कोई ब्लॉक जमीन से कितना से बंधा हुआ वो निकाल लो, उसके बाद देखो कि इसको खींच कितना से रहा है। भाई तुम उस बैरियर को पार कर भी पा रहे हो कि नहीं? अगर कर पा रहे हो तो बड़ी अच्छा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लाइडिंग। नहीं कर पा रहे हो ना, इसका मतलब रुके हुए मतलब स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जितना खींचने वाला लग रहा था उतने। ये जो जितना मैंने बोला इसको कॉपीराइट कर लीजिए, अच्छे से को पेज में लिख लीजिए। हर बार हम वही करने वाले हैं, ठीक है, हर बार। चलिए, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। कोई एक ब्लॉक m रखा हुआ है, यहाँ म्यू से म्यू के दोनों दे के रखा है। बोलता है कि कोई ब्लॉक नीचे आ रहा हो, है ना, पता है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है, कितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। बड़ी स्टैंडर्ड है, बहुत बार यूज होता है बच्चों कंपटीशन में, बहुत बार। ठीक, तो देखते हैं। अब बोल ही दिया एक्सेलरेशन नीचे से आ रहा है, मतलब ये नीचे से आ नहीं रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है। कितना इधर लग रहा होगा? mg sin थीटा नीचे लग रहा होगा। पता है कि जब ये नीचे आ रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक वाला। तो काइनेटिक वाला किधर लग रहा होगा? पीछे f के क्या होता है? म्यू के n बराबर mg cos ऑफ थीटा। सिंस ये आ रहा है नीचे
तो गारंटीड ये ज़्यादा होगा ये कम, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिखे एफ नेट डाउन, डाउन मतलब डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट डाउन कौन है, एम जी साइन थीटा माइनस है एफ के, वो है म्यू के एम जी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक आदत डाल लेना, जो एम एम करके लगा हुआ होता है ना, म्यू के इंटू एन में एम लगा हुआ है, यहाँ भी एम लगा हुआ है, तो एम एम जब लगा हुआ है तो वो फोर्स है। मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एम हटा दो, क्यों, क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलेंगे तो बटे एम, यानी मास हटा देंगे तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ देखो एम बच्चों जो है ना, यहाँ एम 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 बोले ना, एम हटा दो तो क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, ये हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ करने वाला हूँ अभी, ठीक है। ये देखो जरा सवाल बच्चों देखते हैं। ए गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स, अच्छा ये सवाल है, n टाइम्स एस मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन। बच्चों इसके बारे में दो सवाल है एक्चुअली, ठीक है। एक ये सवाल देख लो, टेक्स n टाइम्स एस मच टाइम टू स्लाइड डाउन रफ एंड परफेक्टली स्मूथ, ठीक। ये सवाल ना सबसे पहली बार नीट ने दर्शन किया इस सवाल का 1988 में, बहुत साल पहले, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस, जिसको कि पहले या ट्रिपल ई बोलते थे, मेंस आए, मैं मेंस लिख देता हूँ। बोले कि नीट तुम यार 1988 में पूछ ही दी है, तो ऐसा करता हूँ मैं 2005 में उठा करके पूछ देता हूँ। फिर मेंस ने बोला यार सवाल इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मेरा दिल है कि मानता नहीं, मैं फिर से पूछूंगा, मान ही नहीं रहा है दिल। 2020 में सोच लो, रिसेंट यही सवाल बिना कुछ चेंज किए हुए धड़ाक से पूछ देते हैं, ठीक। तो पूछ दिए। मैं एक और सवाल दिखाता हूँ बच्चों, देखो ये देखो सवाल, ठीक है, अभी करवाऊंगा। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन परफेक्टली स्मूथ व्हाइल द लोअर हाफ इज रफ। अपर आधा है रफ, एन है स्मूथ। ये सवाल को क्या हुआ, मेंस जो है ना, जेई मेंस, वो 2005 में पूछे। इससे जो बच्चे, जो भी मैं बताने वाला हूँ, जो बच्चे नीट जेई का तैयारी करते होंगे ना, उनको समझ में कुछ आएगा, बहुत भयानक। मेंस पूछे 2005 में, फिर नीट आए, बोले ओ भाई आईआईटी मेंस आपने पूछ ही दिया, तो ऐसा करता हूँ मैं भी पूछ देता हूँ। तो नीट ने हूबहू सवाल बच्चों 2013 में उठा करके पूछ दिया। अब ये देखो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। ये तो सिर्फ दो का मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पूरे फिजिक्स 11 12 का अगर एनालिसिस करके अगर बताऊँ तो आपको विश्वास नहीं होगा। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं ना, अगर कहीं आपने जेई मेंस का प्रीवियस ईयर बना लिया पूरा, और जेई एडवांस्ड का सिंगल करेक्ट वाला बना लिया बहुत साल पहले का, 79 से लेकर के 95 ये सब बना लिया, तो आप झंडा गाड़ करके चले आओगे। आप जब बैठोगे तो आपको लगेगा मेरे को सभी कुछ आता है। ऐसा फील होगा। ये सच्चाई कह रहा हूँ, ठीक है, ये छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। जो बच्चे जेई मेंस का प्रिपरेशन करते हो ना, आप नीट का पीवाईक्यू, जेई मेंस का पीवाईक्यू और जेई एडवांस का जो है पीवाईक्यू बना लो, सिंगल करेक्ट ही सब बना लो, आपको लगेगा गजब हो गया। बहुत सारा सवाल हमको देखा हुआ सब आया है, बहुत सारा सवाल देखा हुआ आया है, कर लोगे तो। ये तो बच्चों जो है भाई छोटा सा एनालिसिस, हजारों सवाल ऐसा है जो बस इसका इधर छापा जा रहा है, इसका इधर छापा जा रहा है। ये तो हूबहू छापा। बहुत सारा ऐसा तो खाली वैल्यूज हल्का सा बदल देता है, कहीं n टाइम्स है तो कहीं बोल देगा 2 टाइम्स, कहीं 3 टाइम्स, कहीं 5 टाइम्स, ऐसा कुछ ट्वाइस थ्राइस करके सवाल पूछ देता है। चलिए ठीक है, बनाते हैं। बहुत जरूरी था आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना। एक गिवन ऑब्जेक्ट, मैं एक बात बता देता हूँ बच्चों, ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नीट का जब एग्ज़ाम होता है ना, 45 क्वेश्चन, इस बार 50 आया था, आता है ना 50 क्वेश्चन। जब क्वेश्चन नंबर 1 से ऐसे देखना चालू करते हैं ना, तो पता है दिमाग के अंदर कैसा फील आता है, आपको भी फील आ जाएगा धीरे धीरे कर। देखो पता है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते तो ऐसा लगता है अच्छा अरे ये तो वहाँ का सवाल है, अच्छा अरे ये तो एनसीईआरटी, ये तो जेई मेंस वाला उठा के, ये तो जेई एडवांस का है ना, 19 देखो 79 80 वाला उठा के, ओ अरे ये तो नीट का ही है, पहले कुछ साल पहले पूछा, ये तो जेई मेंस का। मतलब ऐसे होता, पूरा 50 का 50 क्वेश्चन ऐसे नहीं नजर आता कि तो वहाँ से पूछ दिया, ये तो वहाँ से, ये तो वहाँ से, ये तो यहाँ से। आप पूरा सब पीवाई को जितना सब बना लो, ठीक, आप भी ऐसा ही बोलोगे। कहीं एनसीईआरटी और एग्जाम्पल दोनों इंक्लूड कर दिए तो सारा कुछ हो गया, सब बन गया। तो ऐसा है, तो आप भी बनाओ, आप भी ऐसा ही एनालिसिस करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक गिवन ऑब्जेक्ट बोलता है क्या, टेक्स n टाइम्स एस मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन 45 डिग्री रफ इंक्लाइन, यानी कि ना एक 45 डिग्री कैसा इंक्लाइन है, रफ, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्शन होगा, लेट इट बी म्यू, कोई फ्रिक्शन है, रफ इंक्लाइन
एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन ए परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइन। तो एक और 45 डिग्री का कैसा इंक्लाइन है, स्मूथ इंक्लाइन है। स्मूथ का मतलब क्या हो गया कि म्यू बराबर क्या है 0, स्मूथ। बोलता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन इज गिवन बाय क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू के जो है, तो रफ यहाँ है ना, तो यहीं पे समझ लो म्यू के पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो ये लैंग्वेज सिर्फ समझो जरा सा क्या है, और नहीं भी समझ में आएगा बच्चों तो आपको ऐसा ही पता चल जाएगा कहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा किसी ब्लॉक को ऊपर से नीचे तक आने में। ये स्मूथ है, स्मूथ है तो धड़ाक से पूरा एक्सेलरेट करके बहुत स्पीड से चलाएगा, है ना। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन है तो थोड़ा सा धीरे 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 आएगा। तो पता चलता है लेट, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जो टाइम लिया t2, यहाँ टाइम लिया t1, कौन सा समय ज़्यादा होगा, सोचो। स्मूथ है तो समय लगेगा कम, रफ है समय लगेगा ज़्यादा, यही चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट टाइम्स n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए रफ, यानी रफ इंक्लाइन में जो समय लगता है ना वो n टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, स्मूथ वाला से। तो ये दे के रखा है कि t2 जो रफ वाला है ना वो n टाइम्स है किससे, स्मूथ। मान लो कि यहाँ पर ना स्मूथ पर 1 सेकेंड लगा तो n टाइम्स उतना जो है ना लगता है कहाँ पर, t2 रफ पर, ठीक है। यही दे के रखा है और हमसे पूछा है कि म्यू क्यू बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन इस तरह से है। चलो अब बनाते बच्चों कोई, ये देखो कोई बोला क्या, ए गिवन ऑब्जेक्ट इतना, ऐसा कुछ नहीं बोला कि इनिशियली कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था, नहीं। तो लेट कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, हमको पता है टाइम निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 45 डिग्री इंक्लाइन ही है। लेट ये जो है यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, L दोनों जगह पर मान लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट से ही, क्योंकि सवाल में दिया हुआ नहीं है। यहाँ स्मूथ पे जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, जानते हैं g sin थीटा। जो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा नहीं, फोर्स लगता है mg sin थीटा, उसमें से अगर m हटा दिए तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अभी देखे तो एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, अगर आपका रफ सरफेस है तो अभी देखे a बराबर क्या होता है, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। कहाँ से, पीछे से भी देख लेना जस्ट, क्योंकि ये mg sin थीटा आगे, फ्रिक्शन पीछे, सब्ट्रैक्ट कर दो वो आगे एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों 45 है, sin 45 cos 45 sin 45 रख करके हम यहाँ रख सकते हैं। t2 कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो बोले सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, ऐसे डिस्टेंस s इक्वल टू, देख लो डिस्टेंस और क्या टाइम, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इधर रख देते हैं। इधर भी बच्चों डिस्टेंस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इधर रख देते हैं। होगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस मेरा l ही है, हाफ a कितना इधर रफ साइड में g sin थीटा माइनस म्यू के g cos ऑफ क्या है थीटा। टाइम कितना t2, तो ये हो जाएगा क्या, t2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ देखो हाफ a कितना है, g sin थीटा, टाइम कितना हो जाएगा, t1 लग रहा था, t1 का होल स्क्वायर। जहाँ t2 है उसके जगह पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं nt1, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाफ g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा इंटू t2 का होल स्क्वायर, यानी बोलेंगे n स्क्वायर t1 स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज लेट बी इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो ये भी L है, ये भी L है, यानी दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल, हाफ g sin थीटा। बोलो सर निकाल क्या रहे हो, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये म्यू के, ठीक है, क्योंकि स्लाइड करा ना इसलिए काइनेटिक। इतना इक्वल टू इधर आ जाएगा कितना, हाफ g sin थीटा इंटू कितना है, t1 का होल स्क्वायर। देखो कुछ उड़ेगा क्या, t1 स्क्वायर उड़ गया, हाफ उड़ गया। यहाँ से g अगर कॉमन ले ले तो ये g भी उड़ जाएगा, तो g कॉमन लेके उड़ा दो, तो यहाँ बच क्या रहा है, sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा इंटू है n स्क्वायर, इधर साइन ऑफ क्या है थीटा, g भी उड़ा देते हैं, g, ठीक है। म्यू के निकालना है तो साइड कर लो, n स्क्वायर साइन थीटा, वो साइन थीटा इधर लेकर के चले आओ, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों n स्क्वायर टाइम्स ये माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस, तो n स्क्वायर कॉस थीटा इंटू क्या है म्यू के। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है कितना आ रहा है n स्क्वायर, देखो यहाँ
यहाँ देखना साइन थीटा अगर हम इधर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 आउट साइड से आ जाएगा क्या कॉस थीटा मतलब डिवाइड में, ठीक है बच्चों म्यू के यहाँ है ये वाला पूरा चीज़ इसके नीचे डिवाइड में, तो साइन थीटा कॉमन लिया तो एन स्क्वायर माइनस 1 नीचे है कॉस थीटा इंटू क्या है एन स्क्वायर। इन जनरल जो इसका आंसर आएगा मैं आप लोग के लिए बना ही देता हूँ और आप लाल पेन से ऐसे करके ना एक ट्रिक के टाइप में लिख लेना। साइन बटे कॉस होगा टेन थीटा, एन स्क्वायर देखो यहाँ भी डिवाइड करो तो एन स्क्वायर डिवाइड हुआ 1 माइनस यहाँ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1 बटे एन स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब जब बहुत बार पूछते हो यार तो आंसर ही याद कर लेंगे कि भाई है ना एन टाइम्स ऐसे ऐसे लगता है तो क्या होता है काइनेटिक वाला जो रफ सरफेस है टेन थीटा इंटू 1 माइनस 1 बटे एन स्क्वायर। इंक्लाइंड प्लेन कितना है थीटा इक्वल टू दे के रखा है 45 डिग्री, हेंस म्यू के इक्वल टू आ जाएगा tan 45 1 माइनस 1 बटे एन स्क्वायर, tan 45 होता है 1, तो फाइनल आंसर आ गया क्या चीज इतना। अब कल को अगर नीट फिर से उठा करके अगर पूछ दे कि भैया 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है तो कोई नया बात नहीं है, ये वाला रटल रहना चाहिए, मजबूरी बोलो सर रटेंगे, बिल्कुल रटना पड़ेगा। जो सवाल को आप बार बार पूछते हो नीट और जेई तो उसको तो हम रट ही लेंगे, पूछते क्यों हो, मेरा गलती तो है नहीं, आपने पूछा मैं रट लिया। बोलो सर आप तो मना करते हो, आप तो बोलते हो कोई चीज़ों को मत रटो, बिल्कुल मैं कहता हूँ, लेकिन बार बार पूछोगे तो क्या करेंगे, है ना। अब बार बार मेरा नाम पूछोगे कि क्या है भैया अनिल कुमार, तो क्या करेंगे उसको रट ही लेंगे ना कि ए के बाद एन आता है एन के बाद आई आता है 1 माइनस 1 बटे एन स्क्वायर बचो। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है उसका अपर हाफ बोलता है क्या है परफेक्टली स्मूथ वाइल द लोअर हाफ इज रफ, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन है इसको दो बराबर भाग में बांट देते हैं। तो लेट ऐसा करते हैं ये भी डिस्टेंस एल ये भी डिस्टेंस एल ही ले लेते हैं, या तो अगर एल टोटल लोगे तो एल बटे टू, चलिए हम कल बटे 2 में जाए एल ले लेते हैं। अपर हाफ क्या है स्मूथ, तो ये है मेरा स्मूथ, और नीचे जो है वो क्या बोला जा रहा है रफ। ठीक है आगे पढ़ते हैं। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैंने ऊपर लिख दिया, ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट at the top of the plane will again come to rest at the bottom। तो स्टार्ट हुआ यहाँ रेस्ट से, ये है स्मूथ और नीचे क्या है रफ, नीचे क्या है रफ, बोलता है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ और फिर से कम टू रेस्ट एट द बॉटम, तो बॉटम पर जब पहुंचता है ना वो फिर से वो रेस्ट में आ जाता है। तो सवाल है कि भैया ऐसा कैसे हुआ होगा, जरा एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द लोअर हाफ ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय क्या, यानी कि रफ है तो इसका कुछ ना कुछ तो म्यू होगा। एनालिसिस करते हैं जरा, ठीक है कि क्या है। ब्लॉक रेस्ट में है, स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, हड़बड़ा करके आएगा, पूरा स्पीड से आएगा, दन 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 यहाँ तक आएगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो हम जानते हैं स्मूथ सरफेस पर जी साइन थीटा होता है ओनली, तो सोचो पूरा स्पीड से आएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगा ना रफ सरफेस, रोड जो है ना उबड़ खाबड़ वाला आ गया, अब क्या होगा स्पीड वहाँ से स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आया है तो कोई ना कोई स्पीड है, लेट इट भी कितना है v1, हमको नहीं पता कि कितना, निकाल लेंगे। वहाँ से फिर क्या होगा स्लो होना चालू हो जाएगा। तो जब इस साइड यहाँ कहीं बीच में आएगा, हमको पता है नीचे लगते रहेगा mg साइन थीटा, लेकिन सिंस स्लाइड करते हुए आ रहा है पीछे लग रहा होगा क्या चीज काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन आगे जाते 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 फाइनली क्या हो गया रुक गया। तो यहाँ पर हो रहा होता पूरा स्पीड से एक्सेलरेट और यहाँ पर क्या हो रहा होगा डिसेलरेट। समझ में आ गया। लेट, ये पॉइंट है बच्चों A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट क्या है C। A टू B में देखो, A टू B में, A से B में U है 0, हमको फाइनल वेलोसिटी जो हमने नाम दिया V1 वो निकालना है। डिस्टेंस कितना है भाई L, टाइम है दिया हुआ नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, जब नहीं है तो A बराबर कितना है जी साइन थीटा। टाइम नहीं होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, टाइम होता तो सोचते st या vt, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है हमको नहीं पता, v1 हमने माना, u क्या है ओम नमः जय स्वाहा, 2 है, a क्या है g साइन थीटा, s क्या है हमने l माना है, तो दिस इज समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं b से c जब आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो u क्या है, मतलब b से c में इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो है v1। फाइनली जब यहाँ पहुँच जाएगा तो वो क्या हो गया 0, दिस इज द v।
फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फिर से 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हमको पता है कि सिंस डाउन द प्लेन आ रहा है mg sin थीटा नीचे, पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये ग्रेटर ऐसे एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन वो क्या होता है, अभी हम लोग देख चुके हैं g sin थीटा माइनस म्यू के g कॉस ऑफ क्या हो जाता है थीटा एक्सेलरेशन। यू वी ए एस बराबर क्या है l, फिर से लगेगा, टाइम नहीं है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सर निकालना क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ठीक है, लिख लो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v क्या है, v क्या है 0, u क्या है v1 का होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है g साइन थीटा माइनस म्यू के g कॉस थीटा आई इंटू एस क्या है l। मैं इधर कर देता हूँ ताकि दिखाई दे, ये हो गया v1 स्क्वायर, देखो बच्चों क्या है 2g साइन थीटा इंटू l। पता है एक चीज देखो, हमको पता है कि डिसलेरेशन हो रहा है ना, मन में चलेगा सर डिसलेरेशन हो रहा है तो आप यहाँ माइनस ले लो, है ना, देखो हम माइनस ले लिए तो पता है कि हाँ डिसलेरेशन हो रहा है, ठीक है, नहीं ही पता है आप प्लस में लेकर के बनाओ, जब वेरिएबल में हो सब कुछ ना आप प्लस में ही लेकर के बनाओ बच्चों हमेशा, ताकि जो है ना करेक्ट आंसर अपने आप बता दे कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है कि वो क्या है, ठीक है, हमेशा वेरिएबल में जब सारा चीज हो तो आप प्लस में ही लेकर के बना, खुद ब खुद आंसर बताएगा कि मेरा क्या आना है नहीं आना है। v1 स्क्वायर यहाँ पर है 2g साइन थीटा l, ये कितना हो जाएगा 2g साइन थीटा इंटू क्या है l। v1 स्क्वायर का पूरा वैल्यू ये था, हमने रख दिया, इसको क्या देखते हैं 2l है तो इसके साथ हो जाएगा 2gl साइन थीटा माइनस 2 म्यू के gl कॉस ऑफ थीटा। कितना इधर घसकाएं, ठीक, अब 2gl साइन थीटा 2gl साइन थीटा ये हो जाएगा 4gl साइन थीटा, और वो वाला आ जाएगा इधर, तो 2 म्यू के gl कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 4gl साइन ऑफ थीटा। निकालना है हमको क्या, म्यू के बराबर, तो 2 2 जाए 4 gl तो ये आ गया म्यू के 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस इधर आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया कितना 2 tan ऑफ थीटा, हेंस म्यू के बराबर क्या है 2 tan ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा 2 tan थीटा, ठीक है, तो ये भी। तो आपको देखो इतना सवाल जब बहुत बार पूछा जाता है तो प्रैक्टिस रखना पड़ेगा थोड़ा जम कर करके। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड। कोई एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है 10 kg, म्यू के दे के रखा है 37 डिग्री है, बोलता है कि इसको बस वहां छोड़ दिया क्या, बोलता है कि फ्रिक्शनल फोर्स बताओ और एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि तुम जमीन से कितना से बंधे हुए हो और तुमको खींचा कितना से जा रहा है, फिर देखेंगे चलोगे कि नहीं चलोगे, ठीक, तो चलिए हर बार यही करना है कॉन्सेप्ट, जमीन से कितना से बंधे हुए हो म्यू एस एन क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन पर mg cos थीटा, ठीक है, निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा है कितना 37 डिग्री। अब बच्चों देखो 37 आपको पता चलिए, और शुरू से अभी जो फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं हम लोग क्लास 11 पता है 37 साइन 37 कॉस 37, ये मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिया करूँगा, ठीक है, ट्रायंगल बार बार बनाने में, है ना। तो म्यू एस कितना 0.5, m है 10, g है 10, cos 37 हो जाएगा 4/5 और sin 37 3/5, है ना, हैबिट हो जाएगा धीरे धीरे, गया बटे 10, स्वाहा 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 10 चौक 40 न्यूटन। तुम जमीन से बंधे हुए हो 40 न्यूटन से और तुमको खींचा कितना से जा रहा है ब्लॉक, तो बोलेंगे ये ब्लॉक बोल रहा है मेरे को mg sin 37 से खींचा जा रहा है, कितना है, रुको निकालते हैं, mg sin 37 मेरे जैसा ही आप लोग आदत डाल लीजिए, sin 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5 बड़ा बढ़िया, m है 10, g है 10, sin 37 कितना होता है 3/5, cos होता है 4/5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 60 न्यूटन। वाह, बंधे हुए हो 40 न्यूटन से, खींचा जा रहा है तुमको 60 न्यूटन से, भैया तुम तो हड़बड़ा जाओगे नीचे, है ना, यानी कि गिरने लगोगे, तो गिरने लगेगा क्योंकि लिमिटिंग से ज़्यादा है तो नेट फोर्स लगने लगेगा नीचे की ओर, तो व्हाट इज द नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्या, बिल्कुल बोलेंगे क्या, देखो सिंस mg sin थीटा इज ग्रेटर देन जितना जमीन से बंधा हुआ था, तो हम लोग क्या बोलेंगे स्लाइडिंग लिखूंगा तो समझना कि स्लाइडिंग बोलो वाह
आज इसका कुछ और मतलब समझना था सर क्या, नो स्लाइडिंग लिखूंगा तो समझिएगा नो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग टेक्स प्लेस। तो भैया कौन सा फ्रिक्शन लगता है जब स्लाइडिंग होता है, तो काइनेटिक लगता है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। चेक किया जाता है हमेशा लिमिटिंग से, जमीन से कितना से बंधे हुए, लेकिन अगर हम उससे क्या होता है, उससे हमको पता चलता है कि चलोगे कि नहीं चलोगे। अगर चलने लगे तो निकालते हैं कि फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक क्या होता है, म्यू के एन। म्यू के कितना है, सवाल में दिया हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए था ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स ये लगेगा। म्यू के क्या है, म्यू के है 0.4। एन क्या होता है, वेरिएबल पहले लिख देते, एम जी कॉस 37, ठीक। म्यू के इतना, एम है 10, सही है ना, एम है कितना 10, हाँ ठीक है। जी है 10, साइन 37 3/5 कॉस 37 4/5। बार बार मैं ऐसे बोलूँगा ना तो यादें हो जाएगा। ये 10 गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, चौक कितना हो गया 32 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या लग रहा होगा, ये आंसर आया कि फ्रिक्शन 32 न्यूटन लग रहा होगा, ना कि ये, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन होगा, नेट फोर्स हम लोग निकाल लेंगे, एफ नेट डाउन के तरफ आ रहा होगा, विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एफ नेट डाउन, वेरिएबल में अगर लिखे तो एम जी साइन 37 माइनस कौन सा, फ्रिक्शन चल रहा है तो काइनेटिक, ठीक है। एम जी साइन 37 हमने निकाला था 60, काइनेटिक वाला निकाला ना कितना 32, मास कितना है 10 kg, आई इंटू एक्सेलरेशन। 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, इक्वल टू 10 ए बराबर आ जाएगा 28/10, यानी कि 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया, ये दोनों जो है ना मेरा आंसर आया कि फ्रिक्शन क्या लगेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि वही सवाल है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ। म्यू एस म्यू के 10 kg 37, बोला क्या जा रहा है कि फोर्स ऑफ एफ इक्वल टू 75 न्यूटन लग रहा है ऊपर की ओर, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब बताओ कि क्या, तो हम क्या करते हैं बच्चों कि जो आया है ना पैरामीटर, उसका है तो सेम चीज, पैरामीटर एफ एल 40 है, एम जी साइन 37 कितना 60, ठीक है। एफ एल कितना है 40 है, और एम जी साइन 37 जो हमने निकाला था वो कितना है 60 न्यूटन, ठीक है। देखो तो इधर लग रहा है एम जी साइन 37, ठीक है, और जमीन से बंधा हुआ है कितना से 40 न्यूटन से। सबसे पहले हम करते क्या है कि भाई जमीन से बंधे हुए हो 40 न्यूटन से, ठीक, ये है 60 न्यूटन। तो सबसे पहले करेंगे ना क्या कि पहले वाला में क्या था, सिर्फ एम जी साइन 37 लग रहा था, खींचने वाला जो फोर्स है, तो बोले भाई सिर्फ लग रहा है 60, वो है 40 से ज़्यादा, तो वो स्लाइड किया। लेकिन अब क्या है, ऊपर है 75, इधर है 60, यानी मैं हूँ मास, इधर है मेरा 75 न्यूटन से खींच रहा है, और इधर खींच रहा है कितना से 60 न्यूटन से। तो नेट फोर्स किधर हो रहा है, सोचो 75 माइनस 60 कर देंगे, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब वो नेट फोर्स से हम देखेंगे कि खींचने वाला फोर्स इधर है, हम खिंचाएंगे कि नहीं खिंचाएंगे, फिर देखेंगे भैया जमीन से मेरा पैर को कितना से बांधे हुए है 40 न्यूटन से, क्या उस 40 न्यूटन से ज़्यादा हो रहा है नेट खींचने वाला फोर्स, तो चलेगा, नहीं हो रहा है नहीं चलेगा, और नहीं चलता है तो क्या होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये कॉन्सेप्ट। तो बोलेंगे क्या भाई, इस ब्लॉक पर इधर लगा 75, इधर लगा 60, तो बोलेंगे क्या हुआ, नेट जो है ना फोर्स लग रहा है अपवर्ड की तरफ है ज़्यादा, कितना 75 माइनस 60, देख लो कितना न्यूटन है 15 न्यूटन। तो नेट फोर्स हो गया उधर, जमीन से बंधा हुआ है कितना 40 न्यूटन से, लग रहा है कम, तो बोलेंगे सिंस एफ नेट जो खींचा गया ना वो है कम, जमीन से ज़्यादा से बंधा हुआ है, तो क्या होगा, ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक चलेगा क्या, नो स्लाइडिंग, क्या होगा, नो स्लाइडिंग, नहीं घसकेगा। और जब नहीं घसकता है ना तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, 0। फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स, इधर 75 इधर 60, यानी कि नेट खिंचा कितना सारा 15 न्यूटन से खिंचा रहा है, खींच रहे 15 न्यूटन से, 40 न्यूटन से बंधा हुआ है, ब्लॉक नहीं चला,
यानी कि उधर भी 15 लगा करके कैंसिल कर दिया होगा, तो वही अप्लाइड फोर्स हो जाता है। ठीक, व्हाट बिकम्स अप्लाइड फोर्स, जो कि आप खींचने वाला फोर्स लगा था एफ नेट अपवर्ड के तरफ, वो कितना है 15 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो जैसे जैसे बोलते जाता हूँ ना, उस बोली से धीरे 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 फ्रिक्शन ठीक होगा। हाँ एकदम, मतलब सडनली बच्चों तो नहीं होगा, क्योंकि सडनली नहीं होता है, क्योंकि नहीं होता, थोड़ा सा सोचंती विद्या इसमें है ना, इसीलिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 5 kg ब्लॉक रखा हुआ है, इस प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, इसको किधर प्रोजेक्ट किया गया, अपवर्ड्स विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए प्लेन। यहाँ से फेंका गया कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, गिवन म्यू के दे के रखा है 0.2, बोलता है क्या, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप द प्लेन। सोचो, एक ब्लॉक यहाँ है, मारा कस के, कोई गारंटेड झटका मारा हुआ धक्का धड़ाक से, तो 10 मीटर पर सेकेंड गेन किया, हाथ हटा लिया, तो वो बोलता है कि कितना दूर तक ऊपर जाएगा। तो बोले भाई रफ सरफेस है, जैसे धक्का मारोगे तो एक तो mg sin थीटा पीछे लगेगा ही लगेगा, लेकिन जा ऊपर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में स्लाइड ऊपर कर रहा है, रिलेटिव मोशन, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, पीछे। तो बोले जब इसको धक्का मार करके जब छोड़ दिए होगे ना, जब ये जा रहा होगा एक्चुअली में, तो इस पर क्या है, एक तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा mg sin 30, और जा आगे की ओर रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी, सिंस मोशन में था, काइनेटिक फ्रिक्शन भी किधर लग रहा होगा, पीछे की ओर। ये दोनों फोर्स मिला करके उसका पैर को खींच रहा होगा, यानी उसका स्पीड को स्लो कर रहा होगा, करते 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 जा करके कहीं ना कहीं जाके क्या किया, रोक दिया। बोलता है कि बताओ कितना डिस्टेंस चला है, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप द प्लेन। यू है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनली रुक गया। एस हमसे पूछा जा रहा है, भैया एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा है, दोनों मिलकर के पैर खींच रहा है, दिस टू फोर्सेस। ठीक है, यानी रिटार्डेशन, तो कितना रिटार्डेशन वो बताओ। तो बोलेंगे एफ नेट डाउनवर्ड में जो है वो लगेगा कौन कौन, mg sin 30 प्लस होगा एफ के। m कितना है 5 kg, g है 10, sin 30 इतना, एफ के काइनेटिक, म्यू के अलग से निकाल लो, ये सब ना अलग ही निकाल लेने में फ़ायदा है। एफ के इक्वल टू म्यू के, एन होता है mg cos 30, मतलब mg cos थीटा होगा, म्यू के है 0.2, मास है 5 kg, जी है 10, cos 30 होता है कितना, √3/2। ये बच्चों चला गया ऐसे 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 ऐसे, कितना आ गया 5√3। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन, कितना काइनेटिक, तो ये आ गया 5√3, तो 2 × 10, 5 × 25 प्लस 5√3। ये टोटल जो फोर्स है ना, वो लग रहा है किधर, डाउनवर्ड के तरफ फोर्स। तो जो एफ नेट डाउनवर्ड है, एफ नेट डाउन, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंस ये जो है ये कैसा फोर्स है बच्चों, इस बॉडी को कर क्या रहा है, रिटार्डिंग फोर्स है, तो भैया रिटार्डिंग फोर्स है, तो मास इनटू जो एक्सेलरेशन हम जो कह रहे हैं, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ना हो करके ये क्या होगा, रिटार्डेशन, मेरा बॉडी को स्लो कर रहा है। तो भैया रिटार्डेशन बराबर होगा क्या, तो बोलेंगे 25 + 5√3 भागा मास कितना है 5। ठीक है, तो देखो 5 ऊपर से अगर कॉमन ले लोगे ना 5, तो यहाँ बचेगा 5 यहाँ से कॉमन ले लिए, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 5 + 1.732 ऐसे, तो ये हो जाएगा 6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। सही है, मतलब रिटार्डेशन क्या है रिटार्डेशन, इतना से हो रहा होगा। अब मेरे पास पैरामीटर्स दे के रखा है, चलो ऑप्शन में भी है दिया हुआ है ना, तो क्या क्या पैरामीटर्स है वो देखते हैं जरा। यू फेंका गया 10 मीटर पर सेकेंड से, गाड़ी आगे जाकर रुक गया, एक्सेलरेशन भैया -6.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस जाएगा, हमको नहीं पता। टाइम के बारे में नहीं बोला, v² = u² प्लस कितना हो गया 2as। देख लो है कि नहीं, आसानी से गाड़ी जाके रुक ही गया। u है 10, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2a, ए कितना है -6.7, आई इंटू कितना दूरी जाएगा नहीं पता। देख लो वैल्यूज़ है तो हमने माइनस लगा दिया, वेरिएबल में रहे, वेरिएबल में
तो अपने आप रहने, तो आंसर जा करके बताएगा कि क्या होगा। ये 5 नहीं है बच्चों, एस है। क्या ये? एस। तो एस बराबर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना 6.7 इधर आकर के, तो 2 50 यानी कि 50, ये डेसिमल उड़ा दो तो 500 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 67। 500 डिवाइडेड बाई कितना है 67। देख रहे हो 6 है ना, 67 को यानी कि 7 ले लो, 50 है तो 7 7 49 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग। देखो डिवाइड तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन ट्रिक वाइज ऐसे करो, 67 को थोड़ा बगल में 70 ले लो, 50/7 7 7 49 7 पॉइंट कुछ 1 2 3 ऐसा कुछ होगा 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 7.123 ऐसा कुछ है ना, तो 7.46। ठीक है, तो ऐसा ही सॉल्व किया करो एकदम, कभी भी गुना भाग कंपटीशन मत करो। और स्कूल में आता बच्चों तो सटीक गुना करके देख लीजिए कि कितना है। तो रियल तो हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं ना, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए जरा बच्चों, वही सवाल पूछता है बी पार्ट में, हाउ लॉन्ग डज इट मूव अप द प्लेन, कितना समय जो है ना वो अप द प्लेन में जाता है। तो बोले देखो v = u + at कर लेते हैं, क्योंकि v 0 है, रुक गया था। टाइम हमसे पूछा है, u है 10, ये था -6.7, और टाइम हमसे पूछा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 6.7। ये चला गया किधर, ऊपर 100 हो जाएगा। तो देख लो फिर से इसको 70 ले लेते हैं, 10/7, 7 1 जा 7 यानी 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, हेंस 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 49 सेकेंड। तो ऐसे जो है ना पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए मैं क्या दे देता हूँ, होमवर्क। ठीक है, ये सवाल बच्चों कहाँ में आ जाएगा, डीपीपी के अंदर मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी सवाल जैसे देखो, ये रेंज ऑफ फोर्स एफ ऑन ए बॉडी केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन पे, आप खुद से ट्राई करो। इसे डीपीपी के अंदर जो है एक छोटा सा हेडिंग के अंदर ऐसे लिख दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, बन ही जाएगा आप आराम से सब कुछ, नहीं तो सॉल्यूशन डीपीपी के अंदर देख लीजिएगा, जो पहला डीपीपी आएगा फ्रिक्शन का, उसी के अंदर ये सवाल रहेगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आगे जो है हम लोग सारे टाइप्स देखने वाले हैं कि 2 ब्लॉक कांटेक्ट में रहे फ्रिक्शन पर बेस्ड तो कैसे करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर 2 ब्लॉक है तो कैसे करते हैं, हैंगिंग ब्लॉक्स होता है जो सवाल अक्सर से पूछा जाता है तो कैसे करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर ही 2 ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है तो कैसे करते हैं, सूडो फोर्स से रिलेटेड फ्रिक्शन होता है तो कैसे करते हैं, यानी बहुत सारा वेरिएशन हम लोग देखने वाले। फिर ब्लॉक 2 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स वाला, तो बस हो गया, सारे टाइप्स कवर कर लेंगे, खत्म, कहीं टेंशन नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।